नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत ये अगला पार्ट आप लोगों के सामने है। सामान्य ज्ञान की यह श्रृंखला आगामी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम या उसके अतिरिक्त जो भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं, वहाँ इन प्रश्नों की प्रासंगिकता बिल्कुल समान होगी। इसके अतिरिक्त अन्य जिस भी आयोग में सामान्य ज्ञान सिलेबस में होगा, वहाँ पर इन प्रश्नों की प्रासंगिकता होगी। यदि आप अभी से इन प्रश्नों को करते जाएंगे तो लास्ट स्टेज में आपके पास रिवीजन का पूरा मौका रहेगा, जो कि आपको ज़्यादा नंबर लाने के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न दरबारी कवि और वो दरबारी कवि किस राजा से संबंधित हैं, इसके बारे में दिया गया है। पहला प्रश्न है अमीर खुसरो से संबंधित। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में। और एक बात और याद रखिएगा, हर्षवर्धन की 3 प्रमुख रचनाएं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनका नाम क्या है? नागानंद, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है प्रियदर्शिका। और अगले दरबारी कवि हैं चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। इन दरबारी कवियों की जो श्रृंखला दी गई है, लिस्ट दी गई है, ये किसी न किसी आयोग में यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक जगह संकलित करके दे दिया गया। अगला प्रश्न है रचना और पुस्तक से। यदि आपसे पूछा जाए कि मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, ये रचनाएं किसकी हैं, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कालिदास। यदि रचना और लेखकों से प्रश्न आते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। अगला है अष्टाध्यायी। इसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई। 10 कुमार चरित्रम की रचना दंडिन द्वारा की गई। राज तरंगिणी कल्लड़ द्वारा रचित है। पंच सिद्धांतिका ये वराहमिहिर द्वारा रचित है। यदि पूछा जाए कि स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है, तो आपका सीधा जवाब होगा भास द्वारा। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस, तो आपका जवाब होगा विशाखा दत्त द्वारा। सौद्रानंद, तो आपका जवाब होगा अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र भी पूछा जाए तो वो भी अश्वघोष की ही रचना है। अगला है कर्पूर मंजरी, ये राजशेखर द्वारा रचित है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा द्वारा। और सुद्रक मृक्ष कटिकम द्वारा रचित है। इन रचनाओं को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला है अगर ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, यह भी प्रश्न खूब पूछा गया है, तो आपका सीधा जवाब होगा वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यहाँ पर अगर ऋग्वेद से संबंधित पूछा जाए कि इसमें किसका वर्णन है, तो आप बताएंगे कि इसमें स्रोत और प्रार्थनाएं, यानी इसमें ईश्वर की महिमा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं का संकलन ऋग्वेद में है। यदि यजुर्वेद के बारे में पूछा जाए तो यजुर्वेद स्रोत और कर्म कांड से संबंधित है। इसमें बलिदान विधि के बारे में भी जिक्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामदेव जो कि संगीत में स्रोत है। और अगर अथर्ववेद के बारे में पूछा जाए तो इसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण और औषधियों से संबंधित बातों का जिक्र किया गया। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है यदि पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका सीधा जवाब होगा मुंडकोपनिषद से। यदि पूछा जाए कि तमसो मां ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। ये काफी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। अगला प्रश्न ये मेडिवल हिस्ट्री से है, इसको देखिए जरा। फिर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी, तो आपका जवाब होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, तो आपका जवाब होगा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करने के लिए काफी चर्चित नाम है महमूद गजनी। अगला प्रश्न है तराइन के युद्ध से संबंधित है। पहली बात तो तराइन थानेश्वर में है। दूसरी बात कि अगर तराइन के युद्ध कब पूछा जाए तो आपको 2 इसके युद्ध याद रखने होंगे। पहला 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और एक बात याद रखिएगा कि जो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत गए थे। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी को जीत मिल गई। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जिस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अगला है अलबरूनी, वैहाकी और उतबी ये किसके दरबार से संबंधित हैं, तो आपका जवाब होगा महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है अलबरूनी, वैहाकी और उतबी। और महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, याद रखिएगा इस बात को। अगला है चंदावर का युद्ध, बहुत पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ। ये गढ़वाल के थे जयचंद। और एक बात और याद रखिएगा, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई, यानी चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और जयचंद को उसने पराजित किया। दूसरी बात, यदि पूछा जाए कि चंदावर कहाँ पर है, तो ये इटावा और कन्नौज के बीच में है। दूसरी बात कि मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ते हुए हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी, तो आपका जवाब होगा दमयक द्वारा कर दी गई थी। और कब की गई थी, तो 1206 में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। धीरे धीरे करते हुए मेडवल हिस्ट्री के जितने भी
प्रश्न होंगे उनको समाहित कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न अब यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से है, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर पूछा जाए कि सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। और ये कब लाया गया? तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। अगला प्रश्न है पूना समझौता, पूना समझौता किसके बीच हुआ? तो आपका जवाब होगा गांधी जी, यानी गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ। और ये समझौता कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अगला प्रश्न है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इन लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह, या तो इसको पवनार सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर हुआ? तो ये महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरू की है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आपका जवाब होगा विनोबा भावे थी। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय सत्याग्रही, तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। यदि पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो आपका जवाब होगा 3 मई 1939 को। यहाँ पर 3 प्रिंट नहीं हो पाया है, ये 3 मई 1939 है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 मई 1939, 1939 होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अगला है मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस की स्थापना कब हुआ? मुक्ति दिवस, तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। और फिर पूछा जाए कि क्यों मुक्ति दिवस मनाया गया? जब कांग्रेस ने अपनी सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था, तो इस खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, जो कि 22 से 24 मार्च 1940 को हुआ। इसमें पाकिस्तान की मांग से संबंधित है। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, 8 अगस्त 1940 को। यदि पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया, तो आपका जवाब होगा मार्च 1942 में। और ये किसके द्वारा? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया मार्च 1942 में। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से रिलेटेड शुरू हो गया है। इसमें पहला प्रश्न है कि एशिया और यूरोप को किन पर्वतों के द्वारा विभाजित किया जाता है? तो आपका जवाब होगा काकेकश पर्वत और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को विभाजित करते हैं या उनकी सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यदि पूछा जाए कि डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन सी राजधानियां स्थित है, यानी डेन्यूब नदी के तट पर कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो पहला नाम आता है वियना का। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ये किस नदी पर है? डेन्यूब नदी पर है। अगला नाम है ब्रातिस्लावा, ये ब्रातिस्लावा किसकी राजधानी है? स्लोवाकिया की। और किस नदी पर है? डेन्यूब नदी पर है। अगली राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की, और ये भी डेन्यूब नदी पर है। और अगला नाम है बुडापेस्ट, ये राजधानी किसकी है? हंगरी की, और ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? पो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन को रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो आपका जवाब होगा राइन नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है अगर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करने वाले चैनल के नाम से पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा इंग्लिश चैनल द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए स्विट्जरलैंड यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि मैगीनॉट रेखा किन देशों के बीच में है, तो आपका जवाब होगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा है। अगला प्रश्न है यदि पूछा जाए कि मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात चलते हैं उनका क्या नाम है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो हरिकेन और टार्नेडो, ये मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात के नाम है। क्या नाम है? हरिकेन और टार्नेडो। अगला प्रश्न है चीनी के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है? तो क्यूबा को। नगरों का नगर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को नगरों का नगर। और इसका ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? नगरों में भी आगे न, फिर नगरों का नगर न, और न्यूयॉर्क में भी न। ठीक है, तो ऐसे भी आपको रिलेट कर सकते हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट लेक्स के नाम से 5 झीलों के समूह को जाना जाता है। उन 5 झीलों के नाम क्या हैं? सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ठीक है,
याद रखेंगे इन नामों को। अगला है नियाग्रा जलप्रपात, किसके बीच है? तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर बनता है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। अगला है कनाडा के क्यूबेक को किस की संज्ञा दी जाती है? तो कनाडा का जो क्यूबेक है ये देश के अंदर देश की इसको संज्ञा दी जाती है। किसको? कनाडा के क्यूबेक को, देश के अंदर देश की संज्ञा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार कैसा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा ला पाज। और ये ला पाज किसकी राजधानी है? तो आपका जवाब होगा बोलीविया की। और बोलीविया दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका का ये स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश कौन सा है? बोलीविया। कई बार इससे भी प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल रुद्ध देश है, तो वहां पर बोलीविया लिखा रहेगा, आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका जवाब होगा ओजेस डेल सलाडो। ये ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी और किसकी सीमा पर है? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। अगला प्रश्न है अर्जेंटीना का हृदय किसको कहा जाता है? तो पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी पाई जाती है। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहां स्थित है? अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंटा। फजेंटा कहवा के बागानों को, कहाँ के कहवा बागानों को? ब्राजील के। ठीक है, अगला देखिए सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। पूछा जाए कि विश्व का कहवा बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो आपका सीधा जवाब होगा सेंटोस बंदरगाह को। अगला है दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पेटागोनिया मरुस्थल को दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल कहा जाता है। किसको? पेटागोनिया मरुस्थल को। अगला प्रश्न है, अब यहां देखिए प्रश्न आ गया दक्षिण अमेरिका के जो स्थल अवरुद्ध देश है, एक तो अभी आपने पढ़ लिया बोलीविया को, और उसके अलावा एक और है पराग्वे। यानी दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो स्थल अवरुद्ध देश हैं वो हैं बोलीविया और पराग्वे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल पूछे जाते हैं। पहला है www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर कट होना चाहिए। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली द्वारा। अगला प्रश्न है OMR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा CPU को। और CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा कई बार इसके नाम को बिल्कुल सिमिलर तरीके से डिफरेंट करके दिया जाता है, तो बिल्कुल आप क्लियर कट उसको देखेंगे कि अंतर कहां पर है। अगला है वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है LAN, जिसको लैन पढ़ा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN WAN वाइड एरिया नेटवर्क। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्का नाम है बेसिक का। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है FLOPS, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल वर्कबुक जो है ये किसका संग्रह होता है? तो आपका जवाब होगा वर्कशीट के संग्रह को ही एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर ARPANET। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड का वह भाग जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो उसको कहा जाता है सिस्टम बस। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को ही स्पैम कहा जाता है। ठीक है, और वह प्रिंटर जो स्टॉक से अक्षर प्रिंट करता है उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो आपका जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। और एक बात और याद रखिएगा, दुनिया का जो पहला और सबसे बड़ा कंप्यूटर का निर्माण हुआ उसका नाम है ENIAC। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो आपका जवाब होगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग। याद रखिएगा इसको, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर का। और इसमें असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रॉन और कोबोल का भी प्रयोग होने लगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, इसका भी प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो आपका जवाब होगा VLSI का प्रयोग। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल सर्किट कहा जाता है किसको? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में जो VLSI का प्रयोग हुआ। और इसे ही आप माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं।
अगर आप 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें ULSI का प्रयोग यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का प्रयोग, सर्किट का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में किया गया। ये कंप्यूटर से संबंधित वो प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित आपने इंडियन ज्योग्राफी को नहीं अभी तक देखा था, इस पार्ट में उसको जरा देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा की जाए, पहली बात है सिंधु नदी की। सिंधु नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर चू हिमनद से निकलती हैं और कहाँ पर ये संगम करती हैं? अरब सागर में। यानी अपना जल कहाँ छोड़ती हैं? अरब सागर में, सिंधु नदी। अगर पूछा जाए चिनाब नदी को, तो चिनाब नदी का उद्गम लाहौल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर बड़ा लाचा दर्रा के निकट चिनाब नदी का उद्गम है और ये चिनाब नदी अपने पानी को सतलज नदी के साथ संगम करती है, यानी चिनाब नदी सतलज नदी की सहायक नदी। अगला है रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और अपने पानी को किसके साथ समाहित करती है? चिनाब नदी के, यानी रावी नदी अपने जल को चिनाब नदी के साथ मिलाती है। अगला है झेलम नदी। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है और अपना जल चिनाब नदी में संगम करती है। अगला प्रश्न है, अगर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया जाए यानी नदियों के आधार पर, तो जो सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय है उसको आप पंजाब हिमालय कहेंगे। इसी प्रकार आप सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहेंगे। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जरा जिक्र कर लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना ये 22 जनवरी 2015 में, यानी 2015 में कौन कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, और अगर आप डेट याद रख लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला 2016 से संबंधित देख लीजिए। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को। रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम के नाम से जानते हैं, ये 14 अप्रैल 2016 को। और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। यानी 2016 में कौन कौन सी? प्रधानमंत्री युवा योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना, उज्ज्वला योजना, ई नाम और स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था। अगला देखिए, अगला है पॉलिटी से संबंधित, संविधान से संबंधित है, राज्य व्यवस्था। इसमें जो कुछ नवीन संशोधन हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे अगर पूछा जाए कि 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भू समझौता हुआ था वो 100वां संविधान संशोधन 2015 से संबंधित है। इसी प्रकार 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा जीएसटी से है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी का संबंध 101वें संविधान संशोधन 2016 से है। और याद रखिएगा, इसके द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े गए वो 269A, 246A, 279A। अगर मैं इसको सीरियल से कर लूँ, 246A, 269A, 279A। और अगर ये पूछा जाए कि जीएसटी का जो विधेयक था वो विधेयक के तौर पर कब प्रस्तुत किया गया था, यानी पास हुआ वो 101वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन एज ए विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, ये 122वां विधेयक के तौर पर, और पास हुआ किस क्रम में? 101वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वां संविधान संशोधन 2018 है। और एक बात और याद रखिएगा, इसके द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए 102वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 338 ख और 342 क, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इसको भी पूछा जाए कि एज ए विधेयक किस क्रम में प्रस्तुत किया गया, तो ये 123वां था, लेकिन पास किस क्रम में हुआ? 102वां संविधान संशोधन, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, उसको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित। अगला है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसका संबंध ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019, और इसको एज ए विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 124वां था, क्रम उसका क्या था? 124वां। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद ऐड किए गए ये महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6, यानी 15 का 6 और 16 के 6 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस के बारे में ऐड किया गया। अगला है 104वां संविधान संशोधन 2019। ये विधेयक के तौर पर 126वां क्रम था इसका, और इसका संबंध अनुसूचित जाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाना, ये 104वें संविधान संशोधन। इसके द्वारा एक और काम किया गया, क्या? लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों का जो
नाम नाम निर्देशित किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। और ये प्रक्रिया लागू कब से हो गई? तो 25 जनवरी 2020 से ये लागू भी हो गई। आपको याद होगा कि लोकसभा में 2 लोगों को, 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को राज्यपाल महोदय द्वारा इनके नाम का निर्देशन किया जाता था। अब वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। किस संशोधन के तहत? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। अगला है 105वां संविधान संशोधन। ये विधेयक के तौर पर 127वां था। दूसरी बात कि अगर पूछा जाए कि इसमें क्या हुआ, तो ये केंद्र के साथ साथ अब राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार पुनः प्राप्त हो गया 105वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इस प्रकार आपने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लिया। जरा इस बार बजट जो प्रस्तुत हुआ है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है वो भी देख लीजिए जरा। अगर पूछा जाए कि बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है, तो आपका सीधा जवाब होगा जीडीपी का 6.4। यहाँ मैंने दूसरे लाइन में 2021-22 का जो संशोधित राजकोषीय घाटा अनुमान है वो हमने यहाँ पर दिया है। याद रखिएगा, अगर आपको संशोधित वाला याद न रहे तो आप कम से कम बजट 2022-23 के जो ये राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम संशोधित 2021-22 के राजकोषीय घाटे का देख लें तो 6.9 जीडीपी का। अगला है बजट 2022-23 में राजस्व घाटे का अनुमान कितना है, तो 3.8 जीडीपी का। और संशोधित 2021-22 में जो राजस्व घाटा, ये जीडीपी का 4.7% है। बजट 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटे का अनुमान कितना है, तो ये 2.6% है। इसी प्रकार संशोधित 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटे का क्या अनुमान है, 3.7 है। बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना है, तो 2.8%। और संशोधित 2021-22 में प्राथमिक घाटे का अनुमान कितना है, 3.3%। मैं आपको क्या फोर्सफुली कह रहा हूं कि जो याद रखेंगे वो ये है कि बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान तो जीडीपी का 6.4, बजट 2022 में राजस्व घाटे का अनुमान जीडीपी का 3.8%, बजट 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.6%, बजट 2022 में प्राथमिक घाटा 2.8%। इतनी बात को आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा। इस प्रकार आज का सामान्य ज्ञान का ये जो पार्ट है ये यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। धीरे धीरे इसमें प्रश्नों की श्रृंखला को और ऐड करते हुए निश्चित तौर पर एक उपयोगी श्रृंखला आप लोगों के लिए बनाई जाएगी, जो कि परीक्षा में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का